Hello friends, good morning once again. We are currently dealing with a new chapter called residential status of an SSC. Today we are going to deal with one more sum which is a different sum as what we have calculated previously three sums. From that this is a bit different sum. The previous sum number of days related with state days in India were directly given to us. Days of stay were directly given to us in the previous sums. In this particular sum, you are supposed to make valuation of number of days first. डेज की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रीवियस सम्स में दी हुई थी. इस सम में हमें डेट्स दी हुई है. इसकी बेसिस पे हमने इसका वैल्यूएशन करना होगा और नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कैलकुलेट करना होगा पहले. चलिए देखते हैं सब की डिटेल्स. Mr. John, a Canadian citizen, came first time in India on 1/5/2015. From the following details, decide his residential status for the assessment year 2020-21. This sum was asked in our university in November 2012. अब जॉन जो है कैनेडियन सिटीजन है और भारत में पहली बार आ रहा है. कौन सी डेट को आ रहा है? 1/5/2015. ही अराइव्ड ऑन 1/5/2015 और उसके बाद बार बार बीच बीच में आ रहा था टिल 2020 तक. उसकी डिटेल यहाँ हमको टेबल में दी हुई. डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया यानी भारत में उसका आगमन कौन सी तारीख को हो रहा था और भारत में से वो कब कब बाहर जा रहा था. डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, ये आगमन है और ये यहाँ भारत छोड़ के जा रहा था. कब कौन सी डेट को जा रहा था वो पता चल रहा है. सो ये डेट्स के बेसिस पे हमने 2015-16 से लेकर 1920 तक का वैल्यूएशन करना है. हम कैलेंडर जो हमारा है जो प्रीवियस ईयर जो होंगे हम कैसे वैल्यू करेंगे सर इनकी? सर 2015-16 से लेकर 1920 तक का हमने डेज ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ वैल्यूएशन करना है. नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया वो वैल्यूएशन करना है. तो चलिए सबकी कैलकुलेशन चलते हैं. इंडिया भारत में कितने दिन रहा है पर्टिकुलर साल के अंदर वो हमें पहले ये डिटेल जो हमको दी डेटा जो हमें दिया उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करना है. तो चलिए चार कॉलम पहले रेडी कर लेते हैं इसके वैल्यूएशन के लिए. पहली दो कॉलम हमारी कॉमन रहेगी. डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर ये यहाँ से कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है. ये आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे. ये तो वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है. ये जो आपको डेट्स दी हुई है सब में वही डेट्स आपने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे. तो दो कॉलम तो वो हो गई. डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, नंबर ऑफ डेज अभी हम कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन. टोटल डेज यहाँ पे हम लिखेंगे. एक पर्टिकुलर साल में कितने दिन भारत में वो रहा है, कितने दिन भारत में स्टे किया है वो हमें पता चलेगा. तो सबसे पहला साल क्या बनेगा सर? याद रखना हम जो वैल्यूएशन करेंगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर हम मानते हैं तो फाइनेंशियल ईयर यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर उसको? अप्रैल से मार्च तक. हम अप्रैल से स्टार्ट करके मार्च तक एंड करेंगे. यानी हमारी ओपनिंग डेट होनी चाहिए वैल्यूएशन के लिए 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016. ये आपका पहला साल होगा. तो पहले साल को शॉर्ट में अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा और उसका वैल्यूएशन क्या होगा? तो ये यहाँ पे हम सर डे कैलकुलेट करने हैं आपने तो वो आना चाहिए. 1/5/2015 भारत में आया था. भारत से बाहर कब गया यानी अपने देश वापस कब गया, कनाडा कब गया? 1/8/15. तो इसका वैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं हम. पहला मंथ है यहाँ पे मई की पहली तारीख है यानी पूरा महीना हो जाएगा. 31 डे पूरे ले लेंगे. 31 साथ में आप चाहो तो एम लिख सकते हैं यानी कि मई का महीना. अगस्त तक आया रहा था, अगस्त के मंथ में हो गया था तो अगला जो मंथ होगा वो होगा जून. तो जून में 30 डेज होते हैं, इतना हमको पता होना चाहिए. वैल्यूएशन करना आना चाहिए. जुलाई में 31 डेज होते हैं तो 31 डेज ऑफ जुलाई और अगस्त की पहली तारीख को यहाँ से रवाना हो गया, डिपार्ट हो गया तो अगस्त का एक दिन. इन सब का टोटल हमने क्या करना है सर? हमने लास्ट कॉलम में दिखा देना है.
चलिए तो लास्ट कॉलम में अब इसका टोटल हम ले लेते हैं, कितना डेज हो रहा है सर। 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 1 हो गया 93 डेज। तो 2015-16 का स्टे हमें मिल गया है, कितने दिन भारत में रुका, 93 डेज रुका। चलिए अब अगले साल की ओर बढ़ते हैं। अगला साल हमारा होगा 16-17। 16-17 की बात हो रही है तो डेट्स देख लेते हैं। 1-4-16, 16-17 यानी यही डेट से स्टार्ट होता है। चलिए आसान हो गया हमारे लिए। और 6-6-16 को चला गया, फिर कब आया, 2018 में आया। चलिए तो हमारे लिए यही डेटा, इतना ही डेटा काम का है इसमें। चलिए तो अप्रैल का हम 30 डेज लेंगे, ये कंफर्म हो गया। पहली डेट है तो अप्रैल पूरा आ जाएगा। मई का पूरा मंथ आ जाएगा, यानी 30 डेज ऑफ अप्रैल। 31 डेज ऑफ मई में स्टे किया उसने, और 6-6-16 को डिपार्ट किया भारत से, तो 6 दिन वो जून में रुका। 6 दिन। तो इन सब का टोटल ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 16-17 के साल में नंबर ऑफ डेज का स्टे कितना है भारत में, 67 डेज का स्टे। अगला साल क्या बनेगा सर, 17-18। 17 कहाँ से स्टार्ट होता है सर, 1-4-17 से, 1-4-17 से 31-3-18। और यहाँ पे 17 नहीं दिखेगा आपको, 18 दिख रहा है, लेकिन ये जो यहाँ डेट्स दिए ना वो इसी साल में, तो सब 1-18 जनवरी। तो 1-1-18 यानी जनवरी हो गया, जनवरी का पूरा महीना हो गया सर, और फेब्रुवरी के सिर्फ 9 दिन। तो दो ही डेटा हमारे काम के, यानी दो ही मंथ यहाँ पे ध्यान में लेंगे, जितने दिन स्टे किया उतने दिन ही। तो 40 डेज का स्टे हो रहा है 17-18 के साल में, तो लिख लेना है। चलिए फिर अगला साल जो आता है 18-19 आता है। 18-19 में 0 डेज का स्टे आएगा हैं। हाँ, ये कैसे चमत्कार हो गया सर। तो सर आप देख सकते हैं, ये फरवरी 18 तक रुका, फिर जनाब 14 मंथ्स के बाद आ रहा है, डायरेक्ट जून 2019 में आ रहा है। 18-19 के साल में वो भारत में कभी आया ही नहीं, पूरा साल गायब था इनसे, सिर्फ कनाडा में ही था, भारत आया ही। ठीक है, तो सर इस सिचुएशन में 18-19 का जो है 0 डेज है, तो यहाँ 0 ही रहेगा। 1-4-2018 से 31-3-19 भारत में उसका आगमन नहीं है। आखिरी साल पे चलते हैं, 2019-20 जो हमारा प्रीवियस ईयर, और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन बनेगा, क्योंकि ये चारों चार डेट अब आपके काम की है। हमारा रेंज आपको याद रखना है 1-4-19 से लेकर 31-3-20। अब देखिए 19 जून 19 को आया था, तो जून के कितने हो गए सर, 19 से आपने कैलकुलेट करना है, 19 से 30 तक जाएंगे तो 12 दिन होंगे जून के। जुलाई पूरा महीना रहा है, अगस्त की पहली डेट को चला गया, तो अगस्त का एक महीना लिया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 19-3-20 क्या हमारी रेंज में आता है, हाँ सर आता है। 31-3-2020 तक हमारी रेंज में आता है, लेकिन देखिए आया था, फिर डिपार्ट कब किया, हमारी रेंज के बाहर चला जाता है 21-5-2020। हमें कौन सा डेटा लेना हो, सिर्फ मार्च के महीने का डेटा लेना। 19-3-20 31 डेज होते हैं मार्च में, आप 19 से काउंट करेंगे तो 13 दिन होंगे 31 तक, सिर्फ मार्च का डेटा लेंगे। ठीक है, सो 13 डेज ऑफ मार्च यहाँ पे लेंगे। तो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन थी उसका डेटा यहाँ यूज किया, और नीचे की जो इंफॉर्मेशन थी उसका डेटा भी हमने सिर्फ मार्च तक लेना है, अप्रैल से मार्च तक की रेंज लेनी है, इतना ध्यान रखना है। इन सब का टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ डेज होंगे 57, 12 प्लस 31 प्लस 1 प्लस 30। तो इस तरीके से पहले वैल्यूएशन करना है। पिछले सब में स्टे ऑफ डेज इन इंडिया डायरेक्टली ऐसे आपको टेबल में दे दिया था, इस सब में आपको डेट्स दी है। डेट्स के बेसिस पे पहले आपने साल, ये जो साल है हमारे वो साल डिसाइड किए, और उसका नंबर ऑफ डेज का स्टे यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया। ये डिसाइड करने के बाद अब आगे आप कैलकुलेशन कर सकते। अब हम क्या कैलकुलेशन करना है हमने, you are supposed to determine the residential status of an SSC मिस्टर जॉन का हमने रेसिडेंशियल स्टेटस फाइनल करना है। चलिए अब स्टेटमेंट बनाते हैं, हेडिंग दे दीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस
कॉलम की हेडिंग दे दीजिए, कंडीशंस, कंप्यूटेशन, वेदर द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट। ये सम कैलकुलेट करने से पहले आपको 4 शर्तें बाय हार्ट होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन, ये मेरी कंडीशन। 2 बेसिक कंडीशंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए और 2 एडिशनल कंडीशन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो आप ये सम सक्सेसफुली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। बेसिक कंडीशन सबसे पहले आती है और बेसिक कंडीशन जो जुड़ी हुई है वो रेसिडेंस से जुड़ी हुई है। पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट आता है जवाब में तो आगे चलेंगे, क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट होगा तो आगे चलेंगे, अगर नॉन रेसिडेंट निकला तो जवाब वहीं खत्म हो जाएगा, सम वहीं खत्म हो जाएगा, आगे कोई कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, बेसिक कंडीशंस पे आएंगे। पहली बेसिक कंडीशन लिख लीजिए, रिलेटेड विथ 182 days, मिस्टर जॉन must have stayed for 182 days or more in previous year 2019-20। हमारे पास नंबर ऑफ डेज रेडी है, हमने सालाना निकाल लिए हैं, अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2019-20 के साल में कम से कम 182 डेज का स्टे किया होना चाहिए। तो सर कितने डेज का स्टे किया है? सर 57 डेज का ही स्टे किया है सर। तो पहली कंडीशन जो है सर वो सेटिस्फाई नहीं होगी, नॉट सेटिस्फाइड, पहली शर्त फुलफिल नहीं हो रही है। कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं जिसमें 2 बातें होती हैं, तो हम वो देखेंगे। कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज कंडीशन नंबर 2? कंडीशन नंबर 2 में 2 शर्तें हैं, दोनों फुलफिल होनी चाहिए, एक 60 डेज वाली और एक 360 डेज वाली। अगर फॉरेन सिटीजन है और वो भारत में आया है तो यहाँ पे 60 डेज लेना है, खास ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन है और वो विदेश जा रहा है, इंडियन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है और विदेश जा रहा है, तो यहाँ सेकंड कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ 60 की जगह 182 डेज ही लेना होता है, ये भी याद रखना है। चलिए, तो 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 2019-20, ये पहले चेक करेंगे। प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज का स्टे होना चाहिए। तो क्या है ऐसा? ये शर्त टैली हो रही है? नहीं सर, प्रीवियस ईयर में 19-20 में 57 दिन का ही स्टे किया है, 60 डेज नहीं है, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेकंड की पहली शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। अगली 365 डेज वाली चेक कर लेते हैं कि पिछले 4 सालों में क्या 365 डेज का स्टे किया है, जिसमें प्रीवियस ईयर को इग्नोर करना है। 1920 का डेटा अब जो हम 4 साल लेने वाले अगले, उसमें नहीं होना चाहिए, यानी उसके ऊपर के 4 साल प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को हम ध्यान में लेंगे। 19-20 के ऊपर के 4 साल हम कैलकुलेट करेंगे, उसका डेटा आपने इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो 18-19, 19-20 आ चुका है एक बार, यहाँ रिपीट नहीं करेंगे अब। तो 18-19 कितने डेज का स्टे हमने कैलकुलेट किया? 0 है। 17-18 सर 40 डेज का स्टे है। 16-17 सर 67 डेज का स्टे है। 15-16 में 93 डेज का। टोटल कितना हो रहा है 4 सालों में? 200। मान लीजिए 3 साल का ही डेटा होता तो आपके पास, तो हम 3 साल का ही डेटा लेते, जितना डेटा अवेलेबल है उतना। अगर 5 साल का होता तो, यानी 14-15 का भी डेटा दिया होता तो सर क्या वो लेते? नहीं सर, हमें 4 साल बोला है, 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 साल बोला है, जैसा इंफॉर्मेशन दिया हो। मैक्सिमम 4 साल ले सकते हैं, उससे कम डेटा दिया हो सब में तो जितना दिया उतना नहीं। तो 365 की जगह कितने डेज का स्टे? सिर्फ 200 दिन रुका है भारत में, तो दूसरे में दोनों टैली नहीं होती है, ये दोनों टैली होनी चाहिए। मान लो 60 डेज में अगर यहाँ 61 डेज होता, 60 डेज की जगह मान लो 61 डेज होता और यहाँ 200 ही होता, तो भी नॉट सेटिस्फाइड है। दोनों टैली होनी चाहिए, 60 डेज वाली भी 365 वाली भी। एक टैली हो रही है एक टैली नहीं हो रही तो भी नहीं चलेगा। बोथ द कंडीशंस इन सेकेंड पॉइंट शुड बी टैली, दोनों में यस आना चाहिए। 57 नहीं हो रही है, 200 डेज वाली भी नहीं हो रही, तो नॉट सेटिस्फाइड, यानी दोनों में ना आ गई। दोनों में ना आ गई तो हमारा जजमेंट क्या होगा सर? मिस्टर जॉन का स्टेटस क्या बनेगा? क्या वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है?
If none of the basic condition is satisfied, then in that case, the resident status of an SSC is non-resident in India. तो अब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आगे का कैलकुलेशन बनता ही इन दो सर सम वहीं खत्म हो जाता है, आपका कैलकुलेशन वहीं खत्म हो जाता है. मिस्टर जॉन विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. ये आपका जजमेंट होगा, आगे सम कैलकुलेट नहीं होगा दोस्तों. यही ये फाइनल जवाब है आपका. अगर दो में से एक कंडीशन टैली होती, यस होता, तो हम आगे कैलकुलेशन करते. दो में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती तो वी वुड हैव कैलकुलेटेड. यहाँ जजमेंट क्या हो जाता, मिस्टर जॉन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया, ये जजमेंट होता. दो में से एक शर्त भी टैली होती तो सेटिस्फाई होती तो हम आगे का एडिशनल कंडीशन चेक करते. तो ये हो गया सम नंबर 4 का वैल्यू